हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो आज हम ये बताते हैं कि सीमेन एनालिसिस के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आईवीएफ आउटकम को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे पेशेंट्स आते हैं, उनका सीमेन रिपोर्ट अगर ख़राब होता है, जैसे गाँव के पेशेंट्स होते हैं जो ज़्यादा जिनको नॉलेज नहीं होती, वो कई बार आ जाते हैं और सीमेन रिपोर्ट्स ख़राब होते हैं। उनको किसी ने कहा होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो, तो वो ये सोच के आते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे तो 100% बच्चा हो ही जाएगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सीमेन के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो आईवीएफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। जो सीमेन पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें मेनली जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हम देखते हैं वो 3 होते हैं। एक तो सीमेन काउंट कितना है पर ml, दूसरा हम ये देखते हैं कि सीमेन स्पर्म की मोटिलिटी क्या है, और तीसरा हम उसकी मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट्स की। तो अगर स्पर्म काउंट्स पेशेंट के लेस हैं, लेस का क्या मतलब है, नॉर्मल काउंट शुड बी मोर देन 15 मिलियन। अगर लेस देन 15 मिलियन है तो ठीक है, लेस देन 15 मिलियन में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन अगर पेशेंट की जो मोटाइल स्पर्म काउंट है अगर लेस देन 1 मिलियन है तो पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम है और आईवीएफ से ही कंसीव होगा। आईवीएफ में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कंसीव होगा कि नहीं होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब हम आईवीएफ करते हैं उसके बाद ही पता चलता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जितने भी स्पर्म अफेक्टेड पैरामीटर्स वाले पेशेंट्स आते हैं उनको मैं हमेशा इम्प्लांटेशन फेलियर, फर्टिलाइजेशन फेलियर और अबॉर्शन का रिस्क समझाती हूँ। तो जो स्पर्म होता है अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता, चाहे वो काउंट की फॉर्म में है, चाहे वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, चाहे वो मोटिलिटी की फॉर्म में है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से स्पर्म निकाले जाते हैं। जैसे जिनके स्पर्म काउंट्स नील होते हैं उनके स्पर्म्स कभी कभी हम डायरेक्टली गोली में से निकालते हैं। तो गोली में से निकालने वाले शुक्राणु भी कई तरह के होते हैं, जिससे अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, अगर जो सिस्टम है अगर वो ब्लॉक हो रखा है, उसकी वजह से जो शुक्राणु मिलता है वो वाले शुक्राणु तो अच्छे होते हैं, उनसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस अच्छे होते हैं। पर लेकिन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट जिनमें कि कोई कारण नहीं मिलता कि उनके स्पर्म काउंट्स क्यों कम है, स्पेशली प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी टेस्टिस कम काम कर रही है रूटीन से, उन पेशेंट्स के जो शुक्राणु होते हैं उनसे प्रेगनेंसी होने का चांस 15% से कम होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो शुक्राणु होते हैं वो हेल्दी नहीं होते, और जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी करके फीमेल के बीज निकाल देते हैं तो उन शुक्राणुओं को इस्तेमाल करके जब हम बीज का फलन करते हैं तो बीज का फलन जो नॉर्मली 90% से ऊपर होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नामक तकनीक से, वो फर्टिलाइजेशन रेट पेशेंट का कम हो जाता है। ऐसा डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि किस पेशेंट में कितना फर्टिलाइजेशन होगा। कई बार हमने देखा है बहुत ख़राब रिपोर्ट्स में भी पेशेंट का फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बहुत अच्छे बन जाते हैं। और कुछ पेशेंट जिनके रीजनेबली ठीक ठाक रिपोर्ट्स हैं, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई एम्ब्रियोज बन जाएंगे, पेशेंट की कंसीव होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है, कई बार वहाँ पर पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोज बनते हैं या फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है और एम्ब्रियोज ऐसे नहीं होते कि जिनसे पेशेंट को प्रेगनेंसी हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही वेरिएबल हैं, और ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब हम आईवीएफ कर लेते हैं। आईवीएफ करते टाइम जब जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जब वो स्पर्म्स को अलग करते हैं, फलन करके 24 घंटे बाद फलित हुए हुए भ्रूण को चेक करते हैं, उसके बाद हमें कुछ आइडिया लगता है कि उस शुक्राणु ने फलन में कितना काम किया है और कितना नहीं किया है। क्या हम ये चीज़ें पहले से जान सकते हैं? हाँ, कुछ टेस्ट हैं जो कुछ आइडिया दे देते हैं, जिसमें सबसे बेसिक टेस्ट सीमेन एनालिसिस ही है, मतलब शुक्राणु की जांच। सेकंड होता है मतलब पेशेंट का हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करते हैं, डीएफआई करते हैं, जो स्पेशली ये डिसाइड करने के लिए होता है कि पेशेंट को कुदरती ट्राई कर सकते हैं कि सीधा आईवीएफ किया जाए, स्पेशली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब ऐसे लोगों में जिनमें बच्चा काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है और कोई कारण नहीं मिल रहा है। तीसरा होता है कि पेशेंट जो एजोस्पर्मिया वाले हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वाले हैं कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वाले हैं। चौथा होता है कि पेशेंट के रिपोर्ट्स FSH, LH, टेस्टोस्टेरॉन वो हमें एक आइडिया देते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के शुक्राणु जनरली वीक होते हैं, उनके भ्रूण अच्छे नहीं बनते हैं, तो उनमें फर्टिलाइजेशन फेलियर और पुअर एम्ब्रियो फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। उसी तरह से कुछ पेशेंट होते हैं जैसे कि पैराप्लेजिक पेशेंट, जिनको मैंने कुछ को ट्रीट किया है और ऐसा पाया गया है कि पैराप्लेजिक पेशेंट्स क्योंकि वो अपना स्पर्म नहीं निकाल पाते और उनको वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन से अपना स्पर्म निकालना पड़ता है, तो उनके स्पर्म्स इतने दिनों से अंदर पड़े पड़े इतने ख़राब हो जाते हैं, इतना उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डैमेज हो जाता है कि उसकी वजह से भ्रूण अच्छा नहीं बनता और बच्चा नहीं लगता। तो ये टॉपिक तो बहुत अनएंडिंग है, हम इस पर कितनी भी बात कर सकते हैं, बट ये मैंने आपको इसलिए आज बताया कि डेफिनेटली आईवीएफ के आउटकम फीमेल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं।
पर अगर शुक्राणु की क्वालिटी भी अगर ख़राब होती है तो वो भी आईवीएफ के रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट कर देता है। और रिजल्ट्स कभी कभी कुछ पेशेंट में, स्पेशली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के पेशेंट में, रिजल्ट्स 15% से कम भी हो सकते हैं।